हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशनल में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी 12th बायोलॉजी। जो भी भाई एवं बहनों 2023 को एग्ज़ाम जो क्रैक करना चाहते हैं उनको लिए हमारे जो ये ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ही एजफुल साबित होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इससे पहले वाला मेरा ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हाँ जो हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 8 NCERT बुक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव, ठीक है दोस्तों, 20 प्लस ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तब मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, वरना बिना सब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आपको पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल मुफ्त, वो भी फ्री। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, चलिए चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, चलिए, मलेरिया का वाहक है, यानी कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया का वाहक कौन होता है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है किनार नर इकुलेकर मच्छर, बी में बोल रहा है किनार एनोफिलीज मच्छर, सी में बोल रहा है कि मादा इकुनिल मच्छर, और डी में बोल रहा है मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैप्टर नंबर 8 का पढ़े होंगे दोस्तों तो ये आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है दोस्तों, ये आपको आंसर दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो मलेरिया का वाहक होता है दोस्तों वो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, जिसको काटने से फैलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक प्रोटोजोआर होगा दोस्तों, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के डंक होता है दोस्तों, जिसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके काटने के बाद हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारे मलेरिया रोग से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि ऐसा पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि कोई भी वायरस अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको मारता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको मारता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसी को बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसको बताइए दोस्तों। चलिए उसको क्या बोलते हैं, तो चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं। बोल दो, ऑप्शन ए बोल रहा है कि अल्जरन बोलते हैं, बी में बोलता है टीका बोलते हैं, सी बोल रहा है कि एंटीबॉडी बोलते हैं, और डी बोल रहा है कि एंटीजन बोलते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो इसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, जो हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु प्रवेश करता है तो उसको मार देता है। ठीक है दोस्तों, और मारने के बाद हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं। चलिए इसी तरह से हम लोग तीसरा अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षी है, यानी कि कोई भी एलर्जी होता है तो एलर्जी हमारे शरीर में किस प्रकार की प्रतिरक्षा बनता है जो हमको एलर्जी होता है। ठीक है दोस्तों, किसी व्यक्ति को हर चीज़ की एलर्जी होता है, जैसे मैं परागकण से बहुत लोगों की एलर्जी होता है। ठीक है दोस्तों, तो वही होता है कि ये किस प्रकार की प्रतिरक्षी बनती है। चलिए फर्स्ट में बोला कि LGA प्रकार की बनता है, बी में बोलता है LGE बनता है, सी में बोलता है कि MGM बनता है, और डी में बोलता है कि LGG बनता है। तो ठीक है दोस्तों, जो प्रतिरक्षी बनता है वो किस में बनता है। ठीक है दोस्तों, एलर्जी में किस प्रकार की प्रतिरक्षा बनता है तो बताइए दोस्तों, अगर आपको मालूम है तो बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चलिए इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आपको हो जाएगा दोस्त, जो इसका जो एलर्जी बनता है उसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा LGE प्रकार के। ठीक है दोस्तों, LGE प्रकार के। ठीक है दोस्तों, LGE। अब जाने कि LGA किस में पाया जाता है, तो LGE पे पाया जाता है दोस्तों कि जो भी फर्स्ट दूध, यानी कि जो हम जिसको कोलेस्ट्रॉम करते हैं, जो स्तनपान से जो जो फर्स्ट दूध निकलता है, प्रथम दूध। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, प्रथम दूध। चलिए प्रथम दूध होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें पाया जाता है LGE। ठीक है दोस्तों, LGA पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है, LGA। चलिए
इसमें पाया जाता है LGE, यानी कि जो फर्स्ट कोलोस्ट्रॉम होता है, जो पीले गाढ़े द्रव निकलते हैं उसमें LGA, और जो प्रतिरक्षी बनाने, एलर्जी से प्रतिरक्षी बनाने के लिए बनाया जाता है वो LGE पाया जाता है, और जो रक्त में जो प्रतिरक्षी पाया जाता है वो LGAM पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पाया जाता है आपको रक्त में, ठीक है दोस्तों, ये आपको दूध में, और ये आपको एलर्जी वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है, यानी कि एलर्जी से जो होता है उसमें कौन सा रसायन निकलता है जिसकी वजह से हम लोग एलर्जी से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि हिस्टामिन, बी में बोल रहा है कि सीरोटोनिन, सी में बोल रहा है दोनों, डी में बोल रहा है कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए कि जो एलर्जी के कारण कौन सा रसायन निकलता है, तो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपको हिस्टामिन हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग एलर्जी से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यही होता है जो रसायन निकलने लगता है। चलिए इसे चलो पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों, ये आपको एग्जाम में देखा ही जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसका VBI मार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको देखा जाएगा, ये आपको 2023 के एग्जाम में अगर ना मिलेगा दोस्तों तो आपको हम लोग फिर पढ़ के कहना। ठीक है दोस्तों, VBI मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सब लोग ऑप्शन देखते हैं। बोला कि यौन संचारित रोग है, यानी कि कौन है जो यौन संचारित रोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ए में बोल रहा है खसरा, बी में बोल रहा है TB, सी में बोल रहा है गोनोरिया, और डी में बोल रहा है टाइफाइड, यानी कि इनमें से कौन सा रोग है जो यौन, ठीक है दोस्तों, जो यौन संबंध से रोग फैलता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सेक्स करने से रोग फैलता है। ठीक है दोस्तों, तो ए में बोल रहा है कि खसरा, बी में TB, सी में गोनोरिया, और डी में टाइफाइड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आपको मालूम ही होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोनोरिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो यौन संचारित रोग है, अगर एक व्यक्ति को यौन संचारित रोग है गोनोरिया हो जाएगा, अगर उसके साथ कोई अलग व्यक्ति जाता है संबंध बनाने के लिए तो उसको भी ये रोग से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोला कि विषाणु का अध्ययन किस शाखा को किया जाता है, किस शाखा में किया जाता है, यानी कि विषाणु को जो अध्ययन होता है, विषाणु को हम लोग वायरस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो जो विषाणु को जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि फाइकोलॉजी, बी में बोल रहा है कि बाइकोलॉजी, सी में बोल रहा है बायोलॉजी, और डी में बोल रहा है भ्रूण विज्ञान, यानी कि जो विषाणु की अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से ऊतक को अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी, और कोशिका को अध्ययन करके साइटोलॉजी कहा जाता है, उसी तरह से विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो विषाणु के अध्ययन किया जाता है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए आपको ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत मजा आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब 7वां बोल रहा है कि दर्दनाशक औषधि है, यानी कि दर्दनाशक औषधि है, यानी कि दर्दनाशक जो औषधि होता है अगर उसका हम उपयोग करते हैं तो क्या करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन ए में बोल रहा है कि ऊतक बनाती है, बी में बोल रहा है कि दर्द से मुक्ति दिलाती है, सी में बोल रहा है कि थकावट से मुक्ति दिलाती है, डी में बोल रहा है कि पीड़ाकारी होती है। यानी कि दोस्तों अभी इसको पकड़ सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत पड़ रहा है दोस्तों। चलिए बोल रहा कि दर्दनाशक, जब दर्दनाशक की बात करेगा दोस्तों तो दर्दनाशक ही होगा तो इसमें ऊतक तो बनेगा नहीं, तो इसका क्या होगा, ये तो कट गया दोस्तों। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि दर्द से मुक्त दिला सकती है, यानी कि जो दर्दनाशक औषधि होगा उसको हम लोग क्यों उपयोग करेंगे, यानी कि उसका जो उपयोग कर सकते हैं वो दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग दोस्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो बी है। ठीक है दोस्तों, उससे हम लोग सी को देखते हैं, थकावट से मुक्ति दिलाता, यानी कि दोस्तों हमको दर्द हो रहा है तो थकावट से हमको क्या लेना देना है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है ये भी गलत हो गया। अब डी में बोल रहा है कि पीड़ाकारी होता है, यानी कि जो हम दर्दनाशक जो औषधि लेंगे वो हमको बोल रहा है कि पीड़ाकारी और यानी कि और दर्द बढ़ा सकता है। नहीं दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्या करेगा, हमको दर्द से मुक्ति दिलाएगा, इसीलिए हम लोग किसका दर्दनाशक औषधि का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो हमें दर्द हो वो हम दर्द से छुटकारा पा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी तरह से हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन आपको तो एकदम VBI है दोस्तों, एकदम पक्का दोस्तों, एकदम कंफर्म मान लीजिए इसको, एकदम VBI। ठीक है दोस्तों, इसको मान लीजिए VBI। ये आपको देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए देखो ये किस तरह से क्वेश्चन पूछ आपको देखिए ना कि मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आपको 2000 अगर 23 वाला में नहीं मिलेगा ना दोस्तों, तो आन के मेरे को बोलिएगा कि सर नहीं मिला। ठीक है, चलिए पूरा कि एड्स होता है, यानी कि एड्स किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है, कि विषाणु द्वारा होता है, कि जीवाणु द्वारा होता है, कि हिलेमिनियन द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए जो एड्स होता है ये भी जो सेक्स यौन संचारित रोग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इस रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति रहता है तब उसके साथ कोई बगल में जाता है संपर्क संभोग करने के लिए, तो इस रोग से वह भी व्यक्ति ग्रसित होगा अगर असुरक्षित रूप से संभोग करता है तब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कवक, बी बोल रहा है कि विषाणु, सी बोल रहा है जीवाणु और डी बोल रहा है कि हेलीमिनियस द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो एड्स वायरस जो फैलता है वो वायरस रोग है दोस्तों। वायरस का मतलब क्या होता है? विषाणु। ठीक है दोस्तों, और ये भी पूछता है दोस्तों कि HIV का पूर्ण नाम क्या होता है दोस्तों, तो आपको याद हो करना होगा कि जो HIV का पूर्ण नाम होता है, चलिए दोस्तों HIV का जो पूर्ण नाम होता है जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है दोस्तों, आपको इसे याद करना होगा, छोटी छोटी बातें सब आपको याद करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो यहाँ पर वायरस दिया है दोस्तों, यहाँ पर आपको कभी कभी HIV भी दे सकता है दोस्तों। तो आपको ये छोटी छोटी बातें जो होते हैं वो आपको याद करना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको समझ करके रखना होगा कि जो एड्स की जगह वायरस नहीं होगा तो आपको HIV भी दिया होगा, तो उसको आपको मार के आना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बोला कि अफीम नशा है, यानी कि अफीम नशा है, तो अफीम है जो क्या नशा करता है? चलिए अफीम नशा है, बोला कि अफीम भांग है, चरम है, हीरोइन है, कि निकोटीन है। ठीक है दोस्तों, जो अफीम है वो क्या है दोस्तों? तो जो अफीम है दोस्तों, जी इसमें सारे लोग हैं, लेकिन जो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपको जो इसमें ज़्यादा फेमस जो हीरोइन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हीरोइन, यानी कि जो अफीम नशा का जो हीरोइन है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह से हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 10वें क्वेश्चन की बढ़ने से आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं इसी तरह से कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर मिले दोस्तों। और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों तक जरूर फैलाना, क्योंकि क्या होगा कि उन लोग के लिए भी कुछ ना कुछ हेल्पफुल मेरे वीडियो हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बोला कि विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है 1 मई, बी में बोल रहा है कि 20 दिसंबर, सी में बोल रहा है 1 जून और डी में बोल रहा है 1 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपको मालूम ही होगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको लिए ये एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद साबित हो सकता है, तो जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 दिसंबर हो जाएगा। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अत्यंत मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित हो जाता है? यानी कि जिस व्यक्ति अधिक दारू, यानी कि जिसको एल्कोहल भी बोलते हैं, अगर उसका सेवन करता है तो उसके शरीर में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में बोल रहा है फेफड़ा, सी में बोल रहा है बी में बोल रहा है यकृत, सी में बोल रहा है आंत और डी में बोल रहा है पलीहा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपको ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो छोटे छोटे बच्चे भी याद किए हुए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप 12th के अगर साइंस के स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो ऐसे आपको याद मालूम ही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपको क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। यानी कि जौन इंसान अगर एल्कोहल का सेवन अधिक करता है तो उसको यकृत की संभावना बन सकती है, जो उसको यकृत खराब हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्बुदिया विषाणु कारक है। ठीक है दोस्तों, अर्बुदिया विषाणु कारक है, यानी कि पोलियो को कारक है, कि क्षय रोग का कारक है, कि पोलियो को है, कि कैंसर का है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपको हो जाएगा दोस्तों, चलिए कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कैंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बोला जाता है कि कैंसर किसके कारण होता है, तो ऑप्शन में बहुत तरह के दिए होते हैं दोस्तों, आप उसके में आपको ऑप्शन पढ़ के मारना पड़ेगा दोस्तों, और ऑप्शन के समझना होगा। आपको एक ऑप्शन देखने के मिलेगा जो कोशिका का अनियमित विभाजन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कोशिका का अनियमित विभाजन से भी हमारे शरीर में कैंसर होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब हम लोग चलिए हमारे 12वां क्वेश्चन की ओर 13वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पहले भी क्वेश्चन इस तरह से हमको मिला था। ठीक है दोस्तों, वही क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि बोल रहा है कि समूह की एंटीबॉडीज की एलर्जी किससे प्रभाव होती है, यानी किसके कारण एलर्जी का प्रभाव देखा जाता है। एलजीजी का देखा जाता है कि एलजीई का देखा जाता है कि एलजीएम का देखा जाता है कि एलजीए का देखा जाता है। तो इसका भी तुरंत बताया था दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार मैं दे रहा हूँ दोस्तों, इसको आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, एकदम कन्फर्म मान लीजिए। इसका जो 13 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको हो जाएगा बी आंसर, यानी कि एलजीई होता है जो एलर्जी में मुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, एन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, यानी कि एन्कोलॉजी कौन से जीवों का हम अध्ययन या रोगों को अध्ययन करेंगे जिसको हमको एन्कोलॉजी कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए में बोल रहा है कैंसर, बी में बोल रहा है कि एन्कोजिन्स, सी में बोल रहा है कि ये भी दोनों, और डी में बोल रहा है कि विषाणु। यानी कि विषाणु के पहले हमको अध्ययन किए थे दोस्तों, एक ऑब्जेक्टिव मिला था जिसमें हमने फाइकोलॉजी बोला था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फाइकोलॉजी, तो जो इसका क्या होगा, फाइकोलॉजी तो खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको बचा ही नहीं। चलिए अब यह क्या होगा, एन्कोजिन्स भी खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब ये बी खत्म हो गया तो आपको सी भी खत्म ही हो जाएगा। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एन्कोलॉजी होता है जिसमें यानी कि कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बोला कि मनुष्य में वह प्रतिरक्षा जो जन्म से मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम तो आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बोला कि मनुष्य में वह प्रतिरक्षा जो जन्म से ही मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में बोला कि स्वप्रतिरक्षा बोलते हैं, बी में बोला कि उपजर्दी प्रतिरक्षा बोलते हैं, डी में बोला कि स्वप्रतिरक्षा, और डी में बोलता है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। यानी कि वैसा प्रतिरक्षा जो हमको जन्म से ही प्राप्त होता है, तो उसको जो हम लोग जो बोलते हैं दोस्तों, वो आपको सह प्रतिरक्षा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सह प्रतिरक्षा बोलते हैं जो हमको जन्म से ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इस ऑब्जेक्टिव को आपको वेरी वेरी याद करके रखना होगा दोस्तों। आपको 2023 के एग्जाम में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन के बढ़ने से पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे के चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके चैनल पर जरूर जाए, और अपने भाई बहन जितना भी साथी होंगे, साथी संगाती, उन लोग के पास भी फैला दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिहार में तहलका मचाना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन देखते हैं कि 16वां क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 16वां क्वेश्चन फिर से दोहरा दिया दोस्तों, जो हम पहले भी देख चुके थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एकदम सेम ऐसा ही था। यानी कि जो एग्जाम में है जो बहुत तिलती आ रही है, तो समझ जाइए कि आपके एग्जाम में आप यही थी साबित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 16वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मलेरिया परजीवी के रोग वाहक इनमें से कौन है। यानी कि दोस्तों इसके कहने के मतलब ये है कि जो मलेरिया रोग होता है, कौन सा परजीवी है जो उसका वाहक होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मादा कैलॉक्स, बी में बोल रहा है कि मादा एनोफिलीज, सी में बोल रहा है कि मादा बालूमक्खी, और डी में बोल रहा है इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो मलेरिया होता है ये हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे लोग भी याद करके रखा करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो मलेरिया रोग होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। इसके क्या होता है दोस्तों, इसको काटता है तो इसको डंक में प्लाज्मोडियम नामक जो होता है, जो प्रोटोजोआ होता है, जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 17वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि संक्रमित पेयजल, यानी कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला निम्न में से कौन सा रोग है। यानी कि वैसा रोग जो हम गंदी पानी के फैलने से पीने से फैलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो गंदा पानी पीने से कौन सा रोग हो जाता है। बोला कि मियादी या टाइफाइड, बी में बोला कि मलेरिया, सी में बोला कि फाइलेरिया, डी में बोला है कालाजार। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका ऑप्शन नंबर आप लगाइए। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हम जानते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपको मियादी बुखार या तो फिर टाइफाइड होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मियादी या टाइफाइड बुखार होगा। चलिए
इसी तरह से हम लोग 18वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं और देखते ही चलते हैं हम लोग कि 18वां क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों कन्फ्यूज टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हो गया है दोस्तों। देखिए 16 के बाद 17, 17 के बाद सीधे 20 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यानी कि बोल रहा है, चलिए बोल रहा है कि कैंसर बीमारी का उपचार है, यानी कि जो कैंसर बीमारी है उसका उपचार किससे किया जाता है, यानी कि शल्य क्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि केमोथेरेपी के द्वारा किया जाता है, यानी कि रेडियोथेरेपी के द्वारा किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि शल्य क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन के द्वारा, कीमोथेरेपी का किसी औषधि के द्वारा किया जा सकता है, और रेडियोथेरेपी के मतलब होता है यानी कि एक्सरे, यानी कि जो एक्सरे होता है उसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, यानी कि जो कैंसर होता है ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीने के द्वारा होगा जो ऑप्शन कैंसर को ठीक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगले क्वेश्चन हम 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए और 21वां नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि डिप्थीरिया, टिटनस, कुकुर खांसी आदि के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लगवाना जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए टिटनस होता है दोस्तों जो हमारे जंग लगे हुए लोहे से अगर हमारे किसी शरीर के अंग में कट जाता है तो उसमें टेटनस नामक वायरस होता है दोस्तों, जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगर प्रवेश कर जाता है तो अपने हमारे जिस शरीर पर टेटनस का टीकाकरण का उपयोग नहीं करवाएंगे तो हमारे ऊपर धीरे धीरे जख्म बना के कैंसर का भी रूप ले सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक आता है आपको कुकुर खांसी दोस्तों, जिसको कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, या तो इसको 100 दिन का भी खांसी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 100 दिन का खांसी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस ऐसे रोग में किस चीज़ का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए में बोल रहा है कि बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए, बी में बोल रहा है डीपीटी की हाईबी का टीका लगवाना चाहिए, सी में बोल रहा है आपको हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए, और आपको डी में बोल रहा है इनमें से कोई ना टीका लगवाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी तो एक रोग है दोस्तों, इसका टीकाकरण तो हेपेटाइटिस बी में ही लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बीसीजी यानी कि बीसीजी अगर कोई बेबी जन्म लेता है तो उससे पहले उसको बीसीजी का टीका लगवाया जाता है दोस्तों, उस व्यक्ति को रोगियन यानी उस व्यक्ति को टीबी रोग ना फैले। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको डीपीटी का टीका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए जिससे टेटनस, डिप्थीरिया और कुकुर खांसी से बचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी से हम लोग 22वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए 22वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि बोला कि रेबीज का टीकाकरण का किसने प्रचलित किया, यानी कि जो रेबीज यानी कि जो कुत्ता के काटने से, पागल कुत्ता के काटने से फैलता है दोस्तों, उस जो रेबीज होता है उसका टीकाकरण किसने खोज किया। उससे क्या होता है, रेबीज को दूसरा नाम यानी कि उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं दोस्तों। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, उसको क्या होता है, पानी से व्यक्ति को डर न लगता है। ठीक है दोस्तों, पानी के भीरू से वो डर सकता है, यानी कि पानी से उसको डरने लगता है, यानी कि पानी के पास वो व्यक्ति जाएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसका जो ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। चलिए ऑप्शन ए में बोल रहा है कि जेनर, बी में बोल रहा है पास्चर, सी में बोल रहा है डार्विन, और डी में बोल रहा है लेमार्क। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो रेबीज को टीकाकरण का जो खोज किया था दोस्तों वो पास्चर खोज, जिसको लुई पास्चर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसका पूर्ण नाम है लुई पास्चर। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, लुई पास्चर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसे हम 23वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सी 23वां क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, बोल रहा है कि टी लिम्फोसाइट का उत्पन्न कहाँ होता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट का उत्पन्न कहानी की उत्पत्ति कहाँ होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है थाइमस, बी में बोल रहा है आपको अस्थिमज्जा सॉरी आमाशय, सी में बोल रहा है यकृत, और डी में बोल रहा है अस्थिमज्जा। ठीक है दोस्तों, तो टी लिम्फोसाइट का जो उत्पन्न होता है वो कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे शरीर में टी लिम्फोसाइट होता है, यानी कि एगो टी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है दोस्तों, टी लिम्फोसाइट होता है, एक आपको बी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, बी लिम्फोसाइट होता है, या तो इसको टी कोशिका भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टी कोशिका भी बोला जाता है, अब इसको बी कोशिका भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बी कोशिका भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब छोटी छोटी बातें याद करके रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा है कि टी लिम्फोसाइट का उत्पन्न कहाँ होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है थाइमस, बी बोल रहा है आमाशय, सी बोल रहा है यकृत, और डी बोल रहा है अस्थिमज्जा। ठीक है दोस्तों, आपको देखते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर आप क्या लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि टी लिम्फोसाइट का जो उत्पन्न होता है दोस्तों अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो टी लिम्फोसाइट की बात कर दिया दोस्तों। अगर पूछ दे कि बी लिम्फोसाइट, यानी कि बी
लिम्फोसाइट का बोलेगा कि निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो इसका भी निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में ही होता है। यानी कि जहाँ टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है वहीं बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। बस थोड़ा सा फर्क होता है दोस्तों कि जब बी लिम्फोसाइट जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में ही परिपक्व हो जाता है। यानी कि अस्थि मज्जा में ही क्या हो जाता है दोस्तों, परिपक्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, परिपक्व। और जो टी लिम्फोसाइट होता है, जो इसका जो परिपक्व होता है दोस्तों, वो थाइमस में होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि टी लिम्फोसाइट कहाँ परिपक्व होता है तो आपको थाइमस बताना होगा, और बी लिम्फोसाइट पूछे कि कहाँ परिपक्व होता है तो वो वो लिम्फोसाइट में ही यानी कि अस्थि मज्जा में ही परिपक्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 24वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एड्स का कारक क्या है। यानी कि दोस्तों हम पहले ही बताए चुके थे कि एड्स का कारक क्या होता है, आपको उसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आइए इसको सोल्यूशन के हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए बोला कि एड्स का कारक क्या है। चलिए फॉर ऑप्शन ए में बोल रहा है कि ट्राइकोनोमस बोलते हैं, बी में बोल रहा है HIV बोलते हैं, सी में बोल रहा है कि हेपेटाइटिस E बोलते हैं, और डी में बोल रहा है कि बेलियस एथिलस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बेलियस थीसिस बोलते हैं। तो इसका जो एड्स का यानी कि जो कारक होता है दोस्तों आपको HIV होता है। ठीक है दोस्तों, और HIV का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। आपको ऐसा फुल फॉर्म याद करना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म भी देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह हम 25वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आज हमारे इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा, बोल रहा है कि एल्कोहल द्वारा किस अंग को प्रभावित करता है। यानी कि जिस व्यक्ति एल्कोहल का अधिक सेवन करेगा तो उसके शरीर में कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में बोल रहा है हृदय, बी में बोल रहा है यकृत, सी में बोल रहा है मस्तिष्क, और डी में बोल रहा है आपको फेफड़ा। तो दोस्तों जिस व्यक्ति का ज़्यादा एल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, उस व्यक्ति का यकृत क्या होता है दोस्तों, खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यही यानी कि फर्स्ट सेक्शन में हम लोगों ने 25 ऑब्जेक्टिव देखा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको 2023 के एग्जाम में दोस्तों आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके चैनल पर जरूर दर्ज दोस्तों, और अपने दोस्तों तक जरूर फैला देना, क्योंकि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ लाभ हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।